बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 6 और फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं हम। 6 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। वीडियोस थोड़ी बड़ी बनी। पार्ट 6 ये पार्ट 6 सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ये कौन सा है? लास्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियां, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है इसके अंदर? इसमें हमारे पास पहले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो 4 किस्म के डिजीज़ हैं ना, अगर आप बुक खोलें, न्यू बुक जो है आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, ये पेज नंबर 78 से शुरू है। नज़र आ रहा है ना? पेज नंबर 78, 79 और 80 तक जा रहा है। इसमें पहला टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑन बोन, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये एक डिज़ीज़ है, ये इंट्रोडक्शन है इसका, मतलब बुनियादी वजह क्या है स्केलेटल सिस्टम की, के डिसऑर्डर्स की। वो जितनी बीमारियां जो कि इस डिसऑर्डर्स के साथ, इस के साथ कनेक्ट हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ, उनका कोर आइडिया, ठीक है। तो ये शुरू में है। फिर रिकेट्स, ये बीमारी है। आर्थराइटिस, ये बीमारी है। टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, कॉजेस ऑफ आर्थराइटिस हैं, रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। इस पे जाके ये चैप्टर जो है वो तमाम हो जाएगा आपका। ठीक हो गया भाई? ताकि एक एक चीज़ आपके सामने रहे, कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई चीज़ भी, जैसा कि आप चेक भी कर सकते हैं वीडियोस के अंदर, जो जो भी मैं नोट्स बनाता हूँ। जनरल लेक्चर भी दे सकता हूँ इस टॉपिक को लेके, लेकिन ये है कि मकसद वही है कि वो स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आपके बुक में मौजूद हैं, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो और आप सीखें भी, दोनों काम एक साथ हो। तो इस टॉपिक को लेके तो इन्फॉर्मेशन ढेरों पड़ी हुई है, जनरल वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन कोर आइडिया इसका फ़ायदा है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट वीडियोस आ चुकी, 2 आ चुकी, 3 आ चुकी, ये 4 जो है अल्लाह की रहमत से तमाम होने जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो मेन टॉपिक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। इफ़ेक्ट्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑन बोन्स। हड्डियों पे क्या असरात मुरतब होते हैं? हड्डियों पे इफ़ेक्ट्स मतलब असरात, ठीक है, कैल्शियम के, कैल्शियम की कमी के। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसका आपकी बोन्स के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ठीक है। तो ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपकी बोन्स वीक सही होंगी या हार्ड सही होंगी? ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बोन्स अगर हार्ड हैं, सख्त हैं, तो ये मजबूती की अलामत है, आपकी बोन्स जो हैं वो मजबूत हैं। तो हार्डनिंग ऑफ बोन्स जो है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स की सख्ती की वजह क्या है? रीज़न है ये कैल्शियम आयंस। कैल्शियम कैल्शियम जो है वो एक एलिमेंट भी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैल्शियम जो है वो सॉलिड है, मेटल है, बाज़ार से मिलता है, आप उसको ला सकते हैं, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा कैल्शियम, आपको ले आइए। आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यही आपकी खुराक का हिस्सा भी है, आपकी बॉडी में आता भी है। ऑब्वियस सी बात है कि हार्डनिंग ऑफ बोन्स क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में अगर मौजूद है मुनासिब मिकदार में, ठीक है, और इसको हम मिनरल भी कहते हैं, इसकी तफसीलात साथ साथ और बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये वजह है, अगर इसकी मुनासिब मिकदार आपकी बॉडी में मौजूद है कैल्शियम की, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं,
और अगर मुनासिब मिकदार नहीं है, कमी हो गई है, तो आपकी हड्डियाँ डेफिनेटली वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी बोन्स आपकी, और उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेंगी, जैसे कि रिकेट्स है, आर्थराइटिस है। इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स हैं जो कि बुक का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये बीमारियाँ जो जन्म लेती हैं आपकी बॉडी के अंदर, बोन्स से रिलेटेड, आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, उसका सेंट्रल आइडिया, उसका कोर आइडिया ये चीज़ है, और इसकी कमी है। क्योंकि ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। होता क्या है, इसका प्रोसेस समझ जाइए ज़रा। इसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, ये ज़रा हेडिंग समझ लें आप, एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफाइन कैल्सिफिकेशन। ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन बोन्स। डिपोजिशन का मतलब होता है स्टोर होना, जमा होते रहना। डिपोजिशन मतलब जमा होना, स्टोर होना, किस चीज़ का, कैल्शियम फॉस्फेट का, इन बोन्स। तो आपकी बोन्स में जितना ज़्यादा ये कैल्शियम फॉस्फेट जमा होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, उतनी ही आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो, उसके लिए क्या चाहिए आपको, नाम से ही पता लग रहा होगा, आपको कैल्शियम चाहिए और फॉस्फोरस चाहिए। कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर, ये फॉस्फोरस आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा मौजूद है, ठीक है, बहुत मौजूद है, इसकी टेंशन नहीं है फॉस्फोरस की। प्रॉब्लम इसकी है कैल्शियम की, आपको बाहर से लेना पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो प्रोसेस है, व्हाट इज दिस, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कैल्शियम फॉस्फेट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द बोन्स टू गिव देम स्ट्रेंथ, आपकी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है भाई, ये भी हो गया। और अगर इसकी कमी हो जाए तो, डेफिशिएंसी हो जाए तो, एक और डेफिनेशन है हाइपोकैल्सीमा। हाइपोकैल्सीमिया। कोई पूछता है आपसे ये क्या है भाई, हाइपोकैल्सीमिया, आप बोलें डिजीज है एक, कौन सी बीमारी है ये, जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम आइंस की, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, Ca++, ये कैल्शियम आइंस की शक्ल में है। इसी को आप Ca++ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Ca2+, ये कैल्शियम आयन है। ये कैल्शियम आयन बनता किससे है, कैल्शियम के एटम से बनता है। कब बनता है, जब कैल्शियम के एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देते हैं, इनके पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो ये कैल्शियम का आयन बनता है, ठीक है भाई। तो ये कैल्शियम का आयन बनता है। इसकी छोटी सी इक्वेशन भी बता दीजिए मैंने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बीमारी हो गई हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, और कैल्सिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, बता दूं इसको, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं आपकी बॉडी में, कि अगर ये डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में अगर होती है इसकी कैल्शियम की, तो इसके रिजल्ट्स, नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे आपको। स्केलेटल सिस्टम तो आपका डिस्टर्ब होगा, बोन्स तो आपकी वीक तो होंगी, लेकिन उसके नतीजे ज़रा सुन लीजिए। रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, ये हेडिंग डाल लीजिए, रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, और बड़ा कर लेते हैं इसको, ऑफ कैल्शियम++। तो इसके नताइज क्या निकलेंगे, डेंटल वीकनेस, आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो वाहिद हड्डियाँ, अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, द ओनली टाइप ऑफ बोन विच इज़ आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, हड्डियों की वो कौन सी किस्म है जो कि आपकी बॉडी से बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है। तो ये जो आपके दांत हैं, ठीक है, टीथ हैं, ये क्या हैं, ये बेसिकली ये बोन्स हैं, ठीक है। तो आपके बोन्स जो हैं, आपकी टीथ जो हैं वो वीक हो जाएंगे, डेंटल आपके दांत वीक हो जाएंगे। पोरोसिस आपको हो जाएगा। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भी बताता हूँ आपको, ऑस्टियोपोरोसिस ये हो जाएगा आपको। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है,
बोन्स बिकम पोरस एंड वीक, आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, बोन्स बिकम पोरस एंड वीक। पोरस वर्ड किससे निकला है? पोरस वर्ड पोर से निकला है और पोर का मतलब है होल। ठीक है, आपकी हड्डियां जो हैं वो पोरस इन नेचर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हड्डी के अंदर कोई बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे, नहीं ऐसा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि माइनर माइनर से, जिस तरह से ये बोन है आपकी तो इतने बड़े बड़े होल नहीं होंगे इस तरह के। इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हड्डी जो है आपकी बोन जो है वो वीक हो जाएगी, आसानी से हो सकती है, टूट सकती है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, तो इस किस्म की बीमारी को, जिसमें बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको अगर कैल्शियम आयंस की डेफिशिएंसी हो जाए आपकी डाइट में, आपकी बॉडी के अंदर। और क्या, रिकेट्स, ये एक बीमारी है जो कि बच्चों में नज़र आती है हमें, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, आगे इसकी तफसील आएगी। बच्चों में ये बीमारी होती है, उनकी बोन्स जो, उनकी टांगें जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, उनकी टांगें क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। अब पहली जो डिजीज़ है उसकी ज़रा डिटेल देख लें, जो रिकेट्स है। कोई भी आपसे जब कोई क्वेश्चन करेगा ना, तो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि भाई ये क्या है। क्या पूछेगा आपसे कि ये क्या है, व्हाट, ये है क्या? तो आप बोलेंगे भाई डिजीज़ है, एक डिजीज़ है। तो पूछेंगे बीमारी है, अच्छा किससे रिलेटेड ये बीमारी है? आप कहेंगे बोन्स से रिलेटेड। कौन सी बोन्स से रिलेटेड बीमारी है ये? आप कहेंगे जो लेग्स, टांगों की जो हड्डियां हैं उनसे रिलेटेड ये बीमारी है। तो पूछेगा भाई टांगों की हड्डियों को क्या हुआ, व्हाट, क्या हुआ इसके अंदर? तो आप बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो लेग्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब, ऑब्लिक देखा है? ऐसा, ऐसा तो खैर नहीं, सीधी होनी चाहिए हड्डियां, पिक्चर बनी हुई भी है, टांगे ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी बोन्स जो हैं वो इस तरह की हो जाएंगी, ऑब्लिक हो जाएंगी। आप सोचिए ज़रा, ऐसे बच्चे आपने देखे भी होंगे, अल्लाह ताला बच्चों को महफूज रखे और उनमें ये बीमारी ना हो, तो ये उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, इसको रिकेट्स कहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। अभी इसमें और क्या है, ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग, और वीकनेस ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न आपको बताया जाएगा, इसका रीज़न है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयंस जो है ये वजह है इसकी, जबकि यहाँ तो लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कि बच्चों की बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रिकेट्स उनको हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो रिकेट्स का बायस क्यों बनती है और इसका कैल्शियम आयंस के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये एब्जॉर्ब कर सकता है कैल्शियम आयंस को। कनेक्शन समझ में आ गया? यानी कि आप जो कैल्शियम आयंस खाएंगे, आपकी डाइट में जो कैल्शियम जाएगा, तो वो कैल्शियम जाने के बाद आगे एक प्रोसेस और होता है कि उस कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा, आसान लफ्ज़ों में स्टोर किया जाएगा। वो कैल्शियम आयंस कहीं पहले स्टोर तो होंगे आपकी बॉडी के अंदर, डिपॉजिट होने से पहले, कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस से पहले वो कहीं रुकेंगे
और कौन सी चीज़ है जो उनको अपने अंदर रोक के रखेगी? ये विटामिन डी है। करेक्शन समझ में आ गया? आपने खाना खाया है, उसमें कैल्शियम आयंस मौजूद है। अब उनको पहले मरहले पे क्या, यहाँ पर ये विटामिन डी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। फिर अगला मरहला इस विटामिन डी से आगे जो है वो बोन्स की तरफ जाएगा और वहाँ पर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि डिपोजिशन का प्रोसेस होगा। समझ में आ गई बात? इन कैल्शियम आयंस की। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी ही नहीं है तो आप कितने कैल्शियम खाते रहें, अपने डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। वो पहला स्टेप होगा ही नहीं, विटामिन डी होगा ही नहीं, तो कैल्शियम आयंस कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन स्टोर करेगा अपने अंदर? ठीक है, क्योंकि ये विटामिन डी इसको एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे, ये लेके जाएंगे आगे, और आगे जाके फिर डिपोजिशन का काम होगा इनका। समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं अब दूसरी डिजीज़ की तरफ। आर्थराइटिस, ये दूसरी डिजीज़ है। आर्थराइटिस, सबसे पहली बात ये है क्या, वॉट, ये है क्या? पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट्स, ये जॉइंट्स से रिलेटेड है। पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, पिछली वीडियोस में जॉइंट्स पे तफसीली बात हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके जोड़ जो हैं, टांगों के जोड़ हैं या हाथों के जोड़ हैं, ख़ास तौर पे आपके घुटनों के जोड़ जो हैं, इनमें घुटनों में नॉर्मली जिसको हम कहते हैं भाई घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये घुटनों में जो दर्द होता है, तो घुटनों में कहाँ, जॉइंट्स, जो नी जॉइंट्स हैं उनकी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये डिजीज़ का शिकार आप हो चुके हैं, आर्थराइटिस का। ठीक है भाई। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? स्वेलिंग, हार्डनेस ऑफ आपके जॉइंट्स जो हैं, या तो वो उनमें सूजन आ गई है या टेंडरनेस, सूजन भी आ गई है और टेंडरनेस मतलब नरमी, आपके जॉइंट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गए, टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स। ठीक है भाई, आपके जॉइंट्स जो हैं उनमें स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, ठीक है, और आपके जॉइंट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए, टेंडरनेस उसके अंदर आ चुकी है। सिम्टम्स, दर्द के अलावा कुछ अलामात भी तो होंगी। सिम्टम्स का मतलब होता है अलामात। पता कैसे चलेगा कि भाई आपको ये जो है वो आर्थराइटिस हो गया है? कुछ ना कुछ तो, अब ये थोड़ी ना होगा कि जॉइंट्स को खोल के तो आप नहीं देखेंगे, हाँ भाई जॉइंट्स के अंदर जो है, जॉइंट्स में टेंडरनेस या नरमी आ रही है, या जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग आ रही है। आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी ना जो कि लोगों को नज़र आ रही होंगी, तो उससे आपको पता लगेगा, उस वो अलामात आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जाहिर करेंगी कि भाई आपको ये हो चुका है। पहली चीज़ जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, आपको जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। टेंडरनेस और एंड स्टिफनेस, टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, बोन्स जो हैं, हड्डियां आपकी वो बड़ी नरम हो जाएंगी, हल्का सा भी कोई मारेगा तो आपको दर्द होगा। स्टिफनेस, अकड़न हो जाएगी, आप अगर बैठे हुए हैं थोड़ा सा और खड़े होते हैं तो आपको दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियां आपकी दर्द करने लगती हैं। इसको ये अलामात हैं अगर इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं तो। इन्फ्लेमेशन इन एंड अराउंड द जॉइंट, सूजन, बाकायदा सूजन तो नज़र आती है ना भाई। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन दोनों लफ्ज़ों पर गौर करें, इन एंड अराउंड द जॉइंट, जो जोड़ होगा, जैसे घुटनों का जोड़ है, सिर्फ सूजन उसके ऊपर ही नहीं होगी, अराउंड मतलब उस जोड़ के इर्द गिर्द भी सूजन होगी और उस जोड़ के अंदर भी सूजन होगी। दोनों चीज़ों को ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है भाई। चौथी चीज़, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट,
पूरे तरीके से आप जॉइंट को हरकत नहीं दे सकते, रिस्ट्रिक्टेड मोड हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, एक महदूद, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है महदूद हरकत। आप अपने जॉइंट को एक हद से ज़्यादा हरकत नहीं दे सकते, जैसे कि दूसरे लोग जो है वो अपने जॉइंट को, अपने जोड़ों को, अपने घुटनों को, पैरों को खुल के जो है वो हरकत दे रहे होते हैं। आप जो है वो खुल के उनको हरकत नहीं दे पा रहे होते, महदूद तरीके से हरकत दे पा रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट हो जाती है। इसके अलावा जॉइंट या जोड़ जो हैं, जैसे कि घुटने के जोड़ हैं आपके, वार्म रेड स्किन हो जाएगी, वार्म रेड स्किन, सूजन का जैसे कलर होता है, रेड रेड कलर जो है वहाँ पे ओवर द अफेक्टेड जॉइंट, वो जो जोड़ होगा ओवर द अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब है यहाँ पे मुतासिरा, खालिस उर्दू में इसका एक वर्ड आएगा मुतासिरा, जो जॉइंट है, जो मुतासिर हो चुका है, अफेक्टेड जो जॉइंट है उसके इर्द गिर्द ये सूजन जो है वो नज़र आएगी। परेशानी होगी आपको, ट्रबल मतलब आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी ड्रेसिंग, अगर आप तैयार हो रहे हैं कहीं शादी में जाने के लिए, बाल वाल बनाने हो, कपड़े पहनने हो, कुछ भी करने हो, ठीक है, तो आप ड्रेसिंग करेंगे अपनी, तो उस वक्त आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। कॉमिंग, या बाल बना रहे होंगे तो आपको जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। ग्रिपिंग, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। बेंडिंग ओवर, या अगर आप झुक रहे हैं, बेंडिंग ओवर, या अगर आप झुक रहे हैं, या स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग का मतलब होता है उठक बैठक करना। बचपन में सज़ा देते थे ना मास्टर टीचर्स, उठक बैठक लगाओ भाई, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। स्क्वेटिंग में आपको परेशानी होगी। और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी आपको तकलीफ़ होगी। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ठीक है भाई, तो ये आर्थराइटिस क्या है ये भी आपको पता चल गया। पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट, वजूहात क्या हैं इसकी, स्वेलिंग, टेंडरनेस ऑफ जॉइंट, के आपके जोड़ जो हैं वो फूल गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है और वो नरम हो गए हैं। ये इनकी अलामात हैं जो कि मैंने लिख दी हैं, आसान थी, कोई टेक्निकल चीज़ इसमें नहीं है, मिटा देता हूँ इसको। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। 3 टाइप्स होती हैं इस बीमारी की, टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। तीन टाइप्स होती हैं इसकी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, पहली टाइप ये है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। और नंबर 3 पे ये पी लिखा हुआ है, पी साइलेंट होगा मेरे ख्याल में, या बोल दें इसको पीसोरिएटिक, पीसोरिएटिक आर्थराइटिस। ये 3 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। पहली टाइप देख लेते हैं। ऑर्थियो, ऑस्टेरियो, ऑस्टियो, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है भाई, व्हाट है क्या ये? अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की एक टाइप है, एक डिजीज़ है। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया जाता है? वियर एंड टीयर भी कहा जाता है। वियर एंड टीयर, टूट फूट का शिकार होना, वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट, जिसमें आपके जॉइंट्स जो हैं वो टूट फूट रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं,
एक तो कंडीशन होती है, अगर मेरे हाथ में दर्द है तो दर्द तो अंदरूनी तकलीफ़ है ना, इससे मेरा हाथ तो डैमेज नहीं हो रहा ना, यहाँ से कोई हाथ गोश्त कट तो नहीं रहा ना, अलग तो नहीं हो रहा, टूट फूट तो नहीं हो रही ना हाथ की, दर्द हो रहा है हाथ में। समझ आ गई बात? तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अंदर बाकायदा आपके जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें टूट फूट के शिकार हो रहे हैं, वो वियर एंड टीयर हो रहा है उनके अंदर। ये बड़ी ख़तरनाक अलामा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनमें तकलीफ़ है तो चलो उसका तो इलाज कर लेंगे, लेकिन अगर उनमें टूट फूट शुरू हो गई तो ये तो बड़ी ख़तरनाक मामला है। इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेस, इसके कॉजेस क्या हैं? ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स का यूज़ करना, ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करना, ठीक है भाई। दूसरी वजह एज, आपकी उम्र के साथ साथ तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती हैं भाई, हमने भी ख़त्म हो जाना है एक दिन कभी। तो उम्र के साथ साथ जो है वो आपकी एज फैक्टर के साथ साथ भी जो है वो ये बीमारी आपको हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, या फिर एक्सीडेंट में जॉइंट इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, जॉइंट इंजरी यानी कि एक्सीडेंट हो गया आपका, चोट लगी है उसकी वजह से, या फिर ओबेसिटी, मोटापा, ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, आप बहुत ज़्यादा अगर मोटे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बात है, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अच्छा, जॉइंट्स दैट बियर वेट, जॉइंट्स दैट बियर वेट, अब जॉइंट्स तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हैं, जगह जगह है ना, लेकिन वो जॉइंट्स जिनको ख़ास तौर पे वज़न को बर्दाश्त करना पड़ता है, बियर का मतलब बर्दाश्त करना, वेट को झेलना होता है, वो कौन कौन से जॉइंट्स हैं? नी जॉइंट्स, आपके घुटनों के जॉइंट्स जो हैं इनको बहुत जो है वो वज़न बर्दाश्त करना पड़ता है। हिप जॉइंट्स जो हैं आपके, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न को बर्दाश्त करना पड़ता है। फीट, आपके पाँव जो हैं, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न बर्दाश्त करना पड़ता है। स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ जो जॉइंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है भाई। दूसरी टाइप देखें, पहली टाइप हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी रेमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या ये? अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है ये, टाइप ऑफ आर्थराइटिस है या डिजीज़ ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, कोई भी अब आप इसको नाम दे सकते हैं, बीमारी है। इसकी वजह क्या है? इसकी बीमारी, इसकी वजह बड़ी हैरत अंगेज़ है। ड्यू टू, ये बीमारी आपको, ये डिजीज़ आपको होती क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका ताल्लुक आपकी बॉडी में मौजूद एक और बीमारी से, एक और डिसऑर्डर से, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीमारी मुझे नहीं कहना चाहिए, असल में डिसऑर्डर और डिजीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो टेक्निकल फ़र्क भी आपको समझा देता हूँ। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले कोई चीज़ ऑर्डर में थी, तरतीब में थी। देखें, चीज़ें अगर तरतीब में हों, नथिंग इटसेल्फ गुड और बैड, कोई भी चीज़ बज़ाते खुद सही या गलत नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पे मुनहसर है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो जो अल्लाह ताला ने दी हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो वो ऑर्डर में है अगर तो फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें नुकसान देने लग जाएं तो उसकी वजह क्या है कि अब उनकी तरतीब बिगड़ गई है, उनका ऑर्डर बिगड़ गया, डिसऑर्डर हो चुकी हैं वो, इसलिए अब उल्टा सिस्टम हो रहा है, जो पहले फ़ायदा दे रही थी अब वो नुकसान दे रही हैं।
ये इम्यून सिस्टम जो है, ऑटो इम्यून, अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो एक सिस्टम रखा है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे सिस्टम, इसी में ये एक सिस्टम है, ये प्रोटेक्शन का सिस्टम है। इसको कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू के अंदर, कुव्वत मुदाफ़ियत। आपकी फोर्स ऑफ इरिटेबिलिटी कितनी है, कितना आपकी बॉडी जो है वो रेसिस्ट कर सकती है। कोई भी आपकी बॉडी की तरफ अटैक करता है, ज़ाहिरी अटैक होता है या फिर अंदर से कोई चीज़ अटैक करती है। अंदर से मतलब बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जर्म्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर ही हर जगह पर, हर हिस्से में आपकी बॉडी के पुलिस वाले रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसी पुलिस जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट शुरू कर देगी। आपको टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम खुद ही उसके ख़िलाफ़ रेसिस्ट करेगा, मुज़ाहिमत करेगा, फ़ाइट करेगा। इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये आपके ब्लड में भी मौजूद है, आपके मसल्स में भी मौजूद है, बोन्स में भी मौजूद है। हर वो चीज़ जो कि आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, वो उसको ख़राब करना चाहेगी, तो उसके अंदर नेचुरली हर जगह पे, आपकी हर बॉडी के हर हिस्से में इम्यून सिस्टम काम करता है। और फ़ौरन ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, लड़ाई करेगा उसके ख़िलाफ़, फ़ाइट करेगा उसके ख़िलाफ़ कि भाई तुम ये हमारी जो है ना वो, मिसाल के तौर पर अगर आपकी आँख जो है उसमें दर्द शुरू हो जाता है किसी वजह से, मिसाल छोटी सी, तो क्या होगा, एक इम्यून सिस्टम आपकी आइज़ का भी है, वो फ़ौरन हरकत में आ जाएगा। देखें, आपकी आंखें अगर दुख रही हैं, दर्द हो रहा है आपको आंखों में, उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना, कोई जर्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी वजह है, धूल है, मट्टी है, कुछ भी है, या इंजरी है, हाथ वाथ लग गया है किसी का, आपका हाथ लग गया है, ठीक है। कोई भी वजह हो जिससे आपकी आंख का सिस्टम ख़राब होने का अंदेशा है, तो आपकी आंख में जो इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन उसको रिपेयर करेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उसको दोबारा ऑर्डर में लेके आएगा। ये इम्यून सिस्टम का काम है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए सोचिए, यही इम्यून सिस्टम जो है, आपकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम काम कर रहा है, कोई चीज़ काम कर रही है, अगर ये इम्यून सिस्टम खुद ख़राब हो जाए तो फिर क्या ये दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करेगा? नहीं। इम्यून सिस्टम अगर खुद ही ख़राब हो जाए तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, कौन सी चीज़ जो है वो नुकसानदेह है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पर ये इम्यून सिस्टम काम कर रहा है ना, पुलिस हर जगह पर है। लेकिन अगर ये पुलिस जो है, इसको पता है कि ये सारे तो जानने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर हार्ट, लंग्स, जॉइंट्स, बोन्स, ये सब मौजूद हैं, तो इम्यून सिस्टम को पता है कि भाई ये तो अपने लोग हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम उल्टा काम शुरू कर दे, इन्हीं अपने लोगों को दुश्मन कंसीडर कर ले, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दे। बात समझ में आई? आपका इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली जॉइंट्स के साथ ये हो जाता है कभी कभी। ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जो आपके जॉइंट्स से रिलेटेड है बीमारी, डिसऑर्डर, इसकी वजह जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी कि इम्यून सिस्टम जो है इस मामले में डिसऑर्डर हो जाता है, वो जॉइंट्स को दुश्मन समझने लगता है, तो वो जॉइंट्स पे ही अटैक कर देता है। समझ में आ गई बात? वो जॉइंट्स पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये इसीलिए वजह यहाँ पे लिखी गई है कि आपके जॉइंट्स में ख़राबी की एक वजह आपके अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम का बागी हो जाना भी है, ठीक है। एक वजह तो ये लिखी हुई, ठीक है। इम्यून सिस्टम अटैक्स, इसमें और क्या बताऊँ इसके अंदर क्या होता है, ये एमसीक्यूज़ में बड़ा अच्छा एमसीक्यूज़ इस हवाले से बन सकता है। इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स। इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जॉइंट्स पर ही जो है वो अटैक शुरू कर देता है। तीसरी जो टाइप है हमारे पास वो है सोरिएटिक आर्थराइटिस। सोरिएटिक आर्थराइटिस बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है, पता है आपको। ये भी टाइप है एक आर्थराइटिस की, ठीक है, जॉइंट्स डिसऑर्डर की,
और इसमें होता क्या है, एक लाइन में सिर्फ लिख देता हूँ, जॉइंट्स आपके तो मुतासर होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है ये भी मुतासर हो जाती है। देखें, स्किन का इससे पहले आपने नहीं सुना, तो हो सकता है एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ ले कि भाई बताइए वो ज़रा वो कौन सी टाइप है आर्थराइटिस की जिसमें जॉइंट्स के साथ साथ स्किन भी जो है वो मुतासर होती है, तो ये है पी सोरिएटिक आर्थराइटिस है। ठीक है भाई, अब कॉजेज़ ऑफ आर्थराइटिस वजूहात देख लें ज़रा, मिटा दूँ। ये हेडिंग डाल लें दोबारा, कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस। ये पता है, ये आपके नोट्स भी बन रहे हैं, साथ साथ आपके नोट्स भी बन रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? आर्थराइटिस, इंजरी, कोई चोट वोट लग गई है आपको, इंजरी है इसकी वजह। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो, देखें किसी भी चीज़ की ज़्यादती और कमी नुकसानदेह होती है, दोनों सूरतें ख़तरनाक हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाए तब भी ख़तरनाक है, अगर वो कम है तब भी ख़तरनाक है। शुगर जो है वो आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी ख़तरनाक है, अगर शुगर कम हो जाए तो वो भी ख़तरनाक है। तो इसी तरह मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर तो वो नॉर्मल हो रहे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी बॉडी का निज़ाम अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल हो जाते हैं, ज़्यादा होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के ऊपर बुरा पड़ेगा। और आर्थराइटिस की एक वजह एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि नॉर्मल नहीं रहे। अब इन्फेक्शन, ये भी एक वजह है। इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है भाई, जेनेटिक मेकअप, ये भी एक मसला है, लेकिन इसको तो अभी मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जेनेटिक मेकअप को समझने के लिए छठे चैप्टर तक आप वेट करें। चैप्टर नंबर 6 में इनहेरिटेंस वाला जो, उसमें कंप्लीट आपका डीएनए, आरएनए, जीन्स क्या होती हैं, एलील्स क्या होती हैं, इनका क्या किरदार है आपकी बॉडी के अंदर, डीएनए क्या करता है, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ जो है ना उसके अंदर ही डिस्कस करूँगा, तो फिर मज़ा आएगा आपको। सबसे अच्छा मज़ेदार चैप्टर ही वो है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और वो है भी थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, और एक और वजह रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी, शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना। किस चीज़ की रिडक्शन? रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज, रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज। आपको पता है ये कार्टिलेज या कुरकुरी हड्डियाँ या सॉफ्ट हड्डियाँ जो हैं, ये बड़ा ये पैड का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का। जैसे कि वो क्रिकेटर्स होते हैं वो पैड बांधते हैं ना टांगों पे अपने, ताकि बॉल उनको नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह आपकी हड्डियां बहुत सख्त होती हैं तो उनके दरमियान ये कार्टिलेज मौजूद होती हैं, ये कुरकुरी हड्डियाँ। यहाँ घुटनों की जॉइंट्स में भी ये कुरकुरी हड्डियाँ या कार्टिलेज जो है मौजूद होती हैं। तो अगर इनमें कमी हो रही है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो जॉइंट्स के साथ, क्योंकि जॉइंट्स का काम है हड्डियों को जोड़ना, जोड़ के रखना, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो हड्डियाँ जो जुड़ी हुई हैं वो आपस में ही एक दूसरे से टकराएंगी। अब हड्डियाँ जब एक दूसरे से आपस में टकराएंगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा। तो इसकी रिडक्शन, इसकी कमी की वजह से भी ये जो है वो आर्थराइटिस हो जाता है। एक तो ये वजह है। दूसरी एक और वजह है, इन्हीं जोड़ों में, इन्हीं जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ये जो लिक्विड होता है ये भी ग्रीस का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो हड्डियों में, जोड़ों में फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना हो,
क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ आपस में टकराएंगी तो दर्द तो होगा ना भाई, ये वजह। अगला टॉपिक, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। मोटापे का क्या किरदार है, रोल ऑफ ओबेसिटी। आप जो जंक फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, आप बर्गर्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या कुछ आप जो बेदरेक खाए जा रहे हैं, सब्जियां तो खाने का शौक ही नहीं है, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा, आप फूलते चले जाएंगे, मोटे होते चले जाएंगे। तो रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस, इस मोटापे का क्या किरदार है आर्थराइटिस के अंदर, ये हम देखने जा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ये पुट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, स्ट्रेस मतलब जोर पड़ता है किस चीज़ के ऊपर, अगर आप मोटे हैं तो इससे स्ट्रेस पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, ऑन जॉइंट्स, जोड़ों पे आपके। वज़न तो जोड़ों को ही बर्दाश्त करना है ना, ख़ास तौर पे नी जॉइंट्स जो हैं, आपके घुटनों के जॉइंट्स जो हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप खाते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, वज़न तो कहाँ पड़ेगा, घुटनों पे ही पड़ेगा ना, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आर्थराइटिस। अच्छा, ये जो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको रियूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, रियूमेटोलॉजिस्ट, यानी कि जोड़ों के माहिर, हड्डियों के जो जोड़ हैं उनके माहिर, इनको रियूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, स्टेट्स, ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं भाई अगर आपके वज़न में 10 पाउंड का इजाफा हो जाता है, 10 पाउंड जो है वो, 1 पाउंड जो है मेरे ख्याल में वो 425 ग्राम के बराबर है। जो केक लेने जाते हैं ना आप, वो भी पाउंड में लेते हैं, आप किलो में नहीं लेते ना, तो 1 पाउंड जो है वो 425, ऊपर नीचे हो सकता है भाई, माफ़ कर दीजिएगा, मुझे जो याद पड़ रहा है कि 1 पाउंड लगभग 425 ग्राम के बराबर होता है। तो 2 पाउंड जो है इसका डबल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 850 ग्राम के बराबर। और 2.2 पाउंड तकरीबन 1 केजी बनेगा, ठीक है। तो पाउंड जो है वो हम किस में लेते हैं, ये मास का यूनिट है, वज़न का। तो वो बोल रहा है, डॉक्टर कहते हैं, रेमेटोलॉजिस्ट कहता है, बोलता है अगर 10 पाउंड का इजाफा आपके वेट में हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे जो फोर्स पड़ेगी, फोर्स जो पड़ेगी किस चीज़ के ऊपर, वज़न जो पड़ेगा, फोर्स मतलब जो वज़न पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, वो 20 to 40 पाउंड का इजाफा हो जाएगा ऑन जॉइंट्स। आपका वज़न अगर 10 पाउंड बढ़ जाएगा, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपका वज़न अगर 10 पाउंड बढ़ जाएगा तो इसका असर आपके जॉइंट्स पर, घुटनों के जॉइंट्स पे, नी जॉइंट्स पे होगा कि तकरीबन उनके ऊपर कितना वज़न बढ़ जाएगा, 20 से 40 पाउंड जो है वज़न बढ़ जाएगा उनके ऊपर। अब आप खाइए दबा के चीज़ें, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करें, डाइट नहीं करें, नमाज नहीं पढ़ें, नमाज कितनी अच्छी एक्सरसाइज भी है, तो आपका वज़न बढ़ता रहेगा। वज़न बढ़ेगा तो देख लें फिर क्या होगा, 10 पाउंड वज़न अगर बढ़ेगा तो उसका नतीजा 20 से 40 पाउंड आपको जो है जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक हो गया भाई। अब ये आखिरी वजह जो है इसको मैं ऊपर बयान कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो, और बड़ा अहम नुक्ता है ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक्सेसिव फैट्स, एक्सेसिव फैट्स, इजाफी चर्बी, एक्सेसिव मतलब इजाफी चर्बी, इजाफी फैट्स मतलब चर्बी। आपकी बॉडी के अंदर मोटे होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी वजह क्या है, फैट्स, चर्बी, बहुत ज़्यादा चर्बी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रही है, फैट्स जमा हो रहे हैं। तो एक्सेसिव फैट्स अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर फैट्स अगर जमा होते हैं तो ये फैट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं एक किस्म का प्रोटीन, ये खारिज करते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन। सारे प्रोटीन फ़ायदेमंद नहीं होते आपकी बॉडी के अंदर, ये बता दूं आपको, कुछ प्रोटीन जो हैं वो डेंजरस भी होते हैं।
जिस तरह से ये अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक किस्म का ये चर्बी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन, इसका नाम है साइटोकाइंस प्रोटीन। साइटोकाइंस, इसका नाम क्या है, साइटोकाइंस प्रोटीन। अगर ये प्रोड्यूस होगा साइटोकाइंस आपकी बॉडी के अंदर, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या होगा इससे, इससे ये होगा भाई इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट बॉडी, आपकी पूरी बॉडी सूजने लग जाएगी। अब बॉडी जब सूजने लग जाएगी तो फिर क्या होगा, आराम मिलेगा उससे, भाई दर्द ही होगा। इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट बॉडी, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, साइटोकाइंस प्रोटीन। ठीक है, इसका रिजल्ट ये निकलेगा। साइटोकाइंस प्रोटीन कहाँ से आएगा, ये फैट्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, ये रिलीज करेंगे इस प्रोटीन को। अच्छा, ये तो बात हो गई एक दूसरा मुसीबत और भी है कि जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स या चर्बी आ चुकी है वो तो ये साइटोकाइंस प्रोटीन रिलीज कर ही रहा है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है। तो इसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी यही साइटोकाइंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे आपके जॉइंट्स, वो भी ये साइटोकाइंस प्रोटीन जो है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे। मतलब डबल परेशानी, एक तो वो चर्बी जो फैट्स है वहाँ से साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से हम तकलीफ में हैं, पूरी बॉडी पेन कर रही है, सूज रही है। फिर ये कि जो जॉइंट्स हैं उन्होंने भी जो है वो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इसी वजह से, एक्सेसिव फैट्स की वजह से। तो वो क्या करेंगे, वो भी, और सबसे पहले वो फिर किस पर अटैक करेंगे, वो जॉइंट्स पे ही करेंगे। जॉइंट्स से रिलीज हो रहे हैं तो जॉइंट्स पे करेंगे। ठीक है भाई, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो दर्द होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका। ठीक है, अगला चैप्टर जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला है, उसमें लेंदी वीडियोस बनेगी इससे ज़्यादा, क्योंकि उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।